गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी वार्म एंड वेरी चेयरफुल वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ यशस्वी व्यास फ्रॉम प्रेसिडेंस प्री मेडिकल डिपार्टमेंट। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो जंतुओं में जनन। अभी तक हम 11 के चैप्टर्स पे हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया था, लाइन बाय लाइन, राइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो देखिए ये हमारी 12th की एनसीईआरटी है जिसका कि चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन अध्याय 1 आज हम पढ़ने वाले हैं। इकाई 5 तक हमने 11th में डिस्कशन हम कर चुके हैं, कर लेते हैं, और 12th में हम इकाई 6 से यूनिट 6 से हम डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ये आपका बॉटनी का चैप्टर है, ये जूलॉजी का है, और ये भी चैप्टर आपका जूलॉजी का है। ये चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर बच्चों जीवों में जनन जो चैप्टर है, जंतुओं में जनन या जीवों में जनना कुछ भी कह सकते हैं, इसकी कुछ चीजें बॉटनी से रिलेट करती है और कुछ चीजें इसकी जूलॉजी से रिलेट करती हैं। तो आप जूलॉजी बॉटनी दोनों का ही मिक्सअप है इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए बात करते हैं हम आगे की इंट्रोडक्शन जो कि दिया हुआ है। ओके, जीवों में जनन, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है ये। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है, इसमें हमें पढ़ना है बेसिकली अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, मीनिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लाइन बाय लाइन हम पढ़ते हुए चलेंगे, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम आपको लाइन टू लाइन समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए लेट्स प्रोसीड। प्रत्येक जीव, ये अगर आप सोच रहे हैं कि इन लाइन से क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, एनसीईआरटी की हर एक लाइन उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितने के लिए आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप मान के चलते हैं। तो हर एक लाइन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी लाइन को, इवन जो आपके डायग्राम्स बने हुए उनके नीचे जो लाइंस बनी हुई है उनसे भी क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं। तो इसलिए किसी भी लाइन को आपको स्किप नहीं करना है, हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए आगे बढ़ना है। ऑल्दो हम सारी एक एक लाइन को आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रहता है। बिल्कुल, हमें सभी को पता है कि जो इस दुनिया में आया है उसको एक ना एक दिन मरना भी पड़ेगा, उसकी मृत्यु निश्चित है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है। कुछ एक टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें वो व्यक्ति अपना जीवन जीता है। ठीक है, आगे देखिए, जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है जीवन अवधि, यानी कि लाइफ स्पान। क्या बोलते हैं इसे हम, लाइफ स्पान, राइट। क्या बोलते हैं हम, लाइफ स्पान, जीवन अवधि। समझ में आ गई बात। यानी कि जीव के प्राकृतिक जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच की अवधि क्या कहलाती है, उसकी जीवन अवधि। ऐसा नहीं है, जन्म तो सभी का प्राकृतिक होता है बट मृत्यु सभी की प्राकृतिक नहीं होती है। बहुत सारे केसेस हमने देखे। ठीक है, तो वो बहुत सारे केसेस जब आगे होकर सुसाइड अटेम्प्ट किया जाता है, मौत को गले लगाया जाता है, तो उसको आप प्राकृतिक मृत्यु नहीं कहेंगे। अगर किसी ने कुछ ऐसा काम किया है, आगे होकर सुसाइड किए, जो कि बहुत बिल्कुल गलत पॉइंट होता है। हमेशा हमें अपनी लाइफ से डरना नहीं चाहिए। ठीक है, हमेशा हर एक लाइफ को, हर एक कंडीशन को उसका सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ। तो अगर आप सोचें कि अगर
जो जीवन है, प्राकृतिक जीवन है, जब व्यक्ति का जन्म होगा तब तो वो प्राकृतिक तरीके से जन्म लेगा ही, बट अगर वो प्राकृतिक तरह से नहीं बन रहा है, वो सुसाइड कर रहा है या कुछ और भी उसकी किसी और तरीके से मौत आ रही है, तो उसके बीच का टाइम ड्यूरेशन लाइफ स्पान नहीं कहा जाएगा। लाइफ स्पान, जीवन अवधि उसी को कहते हैं हम जब जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल है, जो अवधि है, वही कहलाती है उसकी जीवन अवधि। आगे बढ़ते हैं। चित्र 1.1 में कुछ जीवों की जीवन अवधि दिखाई गई है। आपकी जो एनसीईआरटी कुछ बता रखी है उसमें लाइंस, आगे देखिए। उनकी एज, बहुत से अन्य जीवों के चित्र उसमें प्रस्तुत किए गए हैं। तो जो आपको डायग्राम जो बता रखे हैं वही आपको याद करना है। आगे देखिए, इसमें जीवन अवधि, क्या ये दोनों बातें रोचक व कौतूहल पूर्ण नहीं है कि यह अवधि कम से कम 1 दिन या फिर अधिक से अधिक कुछ हजार वर्ष हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि सभी की क्या है, सभी की जो लाइफ स्पैन है यानी कि जीवन अवधि सभी की अलग अलग होती है। आगे देखते हैं हम। इन दोनों चरम सीमाओं के मध्य अधिकांश जीवित जीवों की जीवन अवधि बनी रहती है। आप शायद इस बात पर ध्यान देंगे कि किसी जीव की जीवन अवधि आवश्यक रूप से, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी जीव की जीवन अवधि का आवश्यक रूप से आकार, साइज से संबंध नहीं है। बिल्कुल, जिसकी जो जीवन अवधि होती है, किसी जीव के जो जीवन अवधि है वो उसके आकार पर डिपेंड नहीं करती है, यानी कि उसके साइज पर डिपेंड नहीं करती है। एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी ने, क्या? कौवा और तोता के आकार में कोई अंतर नहीं होता, फिर भी इन दोनों की जीवन अवधि एक दूसरे में से अलग अलग होती है। कौवा और तोता साइज दोनों का सेम है, तो उस हिसाब से अगर साइज की बेसिस पर लाइफ स्पान डिफाइन होता तो उनकी जो लाइफ स्पान का जो उनका जो जीने का जो टाइम है वो भी निश्चित होता, वो भी सेम होता, बट यहाँ पर सेम नहीं है। कौवा और तोता दोनों को आकार में सेम, साइज में सेम होते हैं, बट उनका जो लाइफ स्पान होता है दोनों का डिफरेंट होता है। आगे देखिए, ठीक इसी प्रकार से आम के वृक्ष की जीवन अवधि पीपल के वृक्ष की तुलना में बहुत कम होती है। क्या बताया रखा है? आम के वृक्ष की जो जीवन की अवधि होती है वो पीपल के वृक्ष की तुलना में बहुत कम होती है। तो ये बातें किस चीज को डिफाइन कर रही है? ये बातें इस बात को डिफाइन कर रही है कि किसी भी जीव की जीवन अवधि उसके आकार पर, उसके साइज से संबंधित नहीं होती। नेक्स्ट, जीवन अवधि भले ही कितनी भी हो, परंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु सुनिश्चित है। बिल्कुल, ये बात सही है कि जीवन अवधि भले भी कितनी हो, बट सभी जीवों को एक न एक दिन तो मरना ही है, सभी की डेथ निश्चित है। जो इस अर्थ पर आया है वो एक न एक दिन जाएगा भी, सही, बट यहाँ पर एक्सेप्शन है। यहाँ पर क्या है? एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद है। क्या अपवाद है? देखते हैं आगे। एक कोशिकीय जीव, अपवाद क्या था? अपवाद है एक कोशिकीय जीव। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? वो इमॉर्टल होते हैं, यानी कि वो कैसे होते हैं? वो होते हैं अमर। अमर का मतलब क्या है? जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। जैसे कि यूनिसेलुलर जीव को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अमर नहीं है, यानी कि जो एक कोशिकीय जीवों के अंदर आते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं, वो कैसे होते हैं? जैसे कि अमीबा है, वो क्या है? यूनिसेलुलर है। तो जो अमीबा है, एक कोशिकीय जीव, वो सारे कैसे हैं? वो अमर हैं। क्यों अमर है? उनके अलावा सारे अमर नहीं है। क्या बोला जा रहा है? एनसीईआरटी ने क्या बोल रखा है कि जो एक कोशिकीय जीव है यानी कि यूनिसेलुलर को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। यानी कि कौन अमर है? एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अमर होते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए, एक ये अमीबा है, आपको पता है इर्रेगुलर शेप अमीबा, ये डिवाइड करता है, ठीक है, ये डिवाइड करेगा, ये फाइनली 2 डॉटर सेल्स बना लेगा, फिर ये डिवाइड करेगा, ये डॉटर सेल्स बना लेगा, फिर ये डिवाइड करेगा, ये डॉटर सेल बना लेगा,
फिर ये डिवाइड करेगा, ये डॉटर सेल बना लेगा इस तरीके से। तो अगर मैं कहूँ कि अमर नहीं है तो मैं क्या कहूँगी? बिल्कुल कि अमर है। क्यों? क्योंकि ये जो पेरेंट अमीबा था, ये फर्स्ट नंबर पे जो पेरेंट अमीबा था, ये तो खत्म हुआ ही नहीं, इसकी तो मृत्यु हुई नहीं। इसने क्या किया? इसने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और ये दो बन गए, फिर इसने डिवाइड कर लिया, दो बन गए, यानी कि कंटिन्यू विभाजन चलता जा रहा है। तो मैं क्या कहूँगी? ये जो मेन ओरिजिन था, जो उत्पत्ति थी, जो पेरेंट था, उसकी तो मृत्यु हुई ही नहीं, और मृत्यु नहीं हुई तो हम क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे अमर। क्लियर है इतनी बात? आगे चलते हैं। हम क्यों कहते हैं कि एक कोशिकीय जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती? तो समझ में आ गया आपको क्यों नहीं होती? क्योंकि वही डिवाइड करता करता आगे अपनी डॉटर सेल्स को जो संतति कोशिका होती है, हिंदी में क्या बोलते हैं हम? संतति कोशिका, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग बनती है उसको बोला जाता है, जो ऑफस्प्रिंग बनेगी उसको बोला जाएगा डॉटर सेल्स या फिर ऑफस्प्रिंग। आगे देखते हैं अब हम। इस वास्तविकता को जानते हुए क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि हजारों वर्षों से पृथ्वी पर पादपों और पशु पक्षियों की विभिन्न स्पीसीज की विशाल संख्या विद्यमान है। जीवित जीवों में कुछ प्रक्रियाएं अवश्य ही ऐसी है जिनसे यह निरंतरता सुनिश्चित होती है। ठीक है, इतना हमें बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए, इसको बताने से पहले मैं आपको एक बार इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ जनन की। ठीक है, इसकी मैं आपको एक बार डेफिनेशन बता दी कि जनन क्या है। ये तो हमने देख लिया, जनन का मतलब क्या है बेसिकली। तो देखिए, जनन का मीनिंग क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक जीव अपने जैसा या अपने से असमान या अपने से थोड़ा सा अलग जीव का निर्माण करता है, या फिर आप कह सकते हैं किसी दूसरे जीव को उत्पन्न करता है। क्या है रिप्रोडक्शन या जनन? ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक जीव अपने जैसा या खुद से थोड़ा सा अलग डिफरेंट जीव का निर्माण करता है। Reproduction is a process in which living organism produces a new individual from its own kind. क्या मतलब समझे? एक जीव अपने जैसा या खुद से अलग जीव का निर्माण करता है। जैसे कि हमारा निर्माण हुआ है किससे? हमारे पेरेंट्स से, हमारे माता पिता से। ठीक है, हमारे माता पिता का भी निर्माण कैसे हुआ है? उनके माता पिता से। उनके माता पिता का निर्माण कैसे हुआ है? उनके भी माता पिता से। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? एक जीव जो है अपने जैसा दूसरा जीव बना रहा है। यही प्रोसेस क्या कहलाती है? यही प्रोसेस कहलाती है रिप्रोडक्शन। री का मीनिंग क्या होता है? री का मीनिंग होता है अगेन, यानी कि फिर से, दोबारा। और प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है? प्रोड्यूस, यानी कि उत्पन्न करना। उत्पन्न करना। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? ऐसा प्रोसेस, ऐसी क्रिया जिसमें कि जीव खुद के जैसा दूसरा जीव बना रहा है, वही प्रोसेस क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन जो है ये दो प्रकार का होता है। एक तो मैंने आपको बताया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मैंने एक बताया आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डिफरेंस क्या है वो हम आगे आपको पढ़ाते हुए चलेंगे। चलिए आगे बढ़िए। ये देखिए, यहाँ पर जो है कुछ जीवों की जीवन अवधि दी हुई है, जैसे कि दी हुई है किसकी? तितली की। तितली की कितनी दी हुई है? 1 से 2 हफ्ते। कौवे की 15 वर्ष। ठीक है, कितनी दी हुई है? 15 वर्ष। आगे देखिए, तोते की कितनी दी हुई है? 40 वर्ष। तो यही देखा था हमने अभी, आपको यही बताया था। इन दोनों के बीच का कौवे की कितनी है? 15 वर्ष, और तोते की कितनी है?
140 वर्ष। तो साइज तो दोनों का सेम है। अगर साइज सेम है, अगर ये जो आपकी जीवन अवधि अगर साइज पे ही, आकार पे ही डिपेंड करती तो दोनों की सेम होनी चाहिए थी फिर तो, बट यहाँ पे दोनों की सेम नहीं है। तो यानी कि तोता कितना जीता है, 140 वर्ष तक जीता है, और कौवा कितना जीता है, मात्र 15 वर्ष तक ही जी पाता है। आगे देखिए तितली की दी हुई है, तितली की 1 से 2 हफ्ते। गुलाब की जैसे होती है, यहाँ पे गुलाब की भी 14-15 के आसपास ही होती है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद में कछुए की आपको याद रखनी है। कछुए की दी हुई है 100 से 150। चलिए आगे देखिए, जीवों में जनन को यहाँ एक जीव विज्ञानीय प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव या संतति को जन्म देता है। जो जस्ट अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है रिप्रोडक्शन की, यानी कि जनन की, वही डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। ये क्या है, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन की परिभाषा। क्या बोलोगे आप, एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव या संतति, संतति का मीनिंग क्या होता है, संतति का मीनिंग होता है जो जिस प्राणी का निर्माण हुआ है, संतति को जन्म देता है, संतति में वृद्धि होती है, उनमें परिपक्वता आती है, मैच्योरेशन होता है उनका, तथा इनके बाद वह नई संतति को जन्म देती है। किसको जन्म देती है, वो नई संतति को जन्म देती है। इस प्रकार जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु चक्र चलता रहता है। क्या हुआ यहाँ पर, एक जीव है, एक जीव ने किसी संतति का जन्म दिया, यानी कि एक जीव ने संतति को उत्पन्न किया, फिर वो संतति के अंदर क्या होगी, वृद्धि होगी, परिपक्वता आएगी, और फिर दोबारा वह भी किसके काबिल हो जाएगी, जनन के काबिल हो जाएगी, फिर वो भी किसी नई संतति का निर्माण करेगी। फिर ठीक उसी तरीके से उसके अंदर भी क्या होगा, वही वृद्धि होगी, परिपक्वता आएगी, और उसके बाद में वो भी नई संतति बना लेगी। तो ये जो प्रोसेस है, ये जन्म, वृद्धि, मृत्यु चक्र, ये चलता रहता है। जनन प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखती है। अब बाद में अध्ययन 5 में जो है आपको जो चैप्टर है, चैप्टर 4 आनुवांशिक और विविधता के सिद्धांत, उसमें आप इनके बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार आनुवांशिक विविधता जो है जन्म के दौरान वंशागत रूप से आती है। ये आपको चैप्टर 5 के अंदर पढ़ना है। आगे देखिए, जीव विज्ञान संसार में व्यापक विविधता पाई जाती है तथा प्रत्येक जीव अपने को बहुगुणित करने तथा संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी ही विधि विकसित करता है। जीव किस प्रकार जनन करता है, उसके वास यानी कि हैबिटाट, वास को क्या बोला जाता है, हैबिटाट, उसकी आंतरिक शरीर क्रिया विज्ञान तथा अन्य कई कारक सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। जनन प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है। बात आ गई यहाँ पर, जो एक या 2 जीवों के बीच भागीदारी पर निर्धारित या आधारित होती है। जब संतति, मैं आपको शॉर्ट में पहले यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे देखिए 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल और एक असेक्सुअल। असेक्सुअल को बोला जाता है अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल को बोला जाता है लैंगिक जनन। असेक्सुअल मीनिंग अलैंगिक और सेक्सुअल का मीनिंग क्या होता है, लैंगिक। तो देखिए बच्चों, कैसे याद करेंगे आप इसे। अ का मीनिंग क्या होता है, ए का मीनिंग क्या होता है, एब्सेंट। क्या होता है ए का मीनिंग, एब्सेंट। तो क्या एब्सेंट होता है इसमें
जो दोनों पैतृक कोशिकाओं की भागीदारी नहीं होती है। तो क्या बोलेंगे हम, जिसके के अंदर दोनों पैतृक कोशिका नहीं होती है, यानी कि इसमें क्या होता है, एकल जनक। क्या होता है इसमें, एकल जनक। बट इसमें क्या होते हैं, दो जनक। कौन कौन से, एक मेल और एक फीमेल। बात समझ में आ गई। तो अलैंगिक जनन ऐसा जनन है जिसमें केवल एक जनक की ही भागीदारी होती है। जैसे कि मैंने आपको अभी अमीबा का एग्जाम्पल बताया था, तो वही अमीबा विभाजन करके दो अमीबा बना रहा है, दो डॉटर अमीबा बना रहा है, फिर वो उनमें से भी, दोनों में से भी एक अलग डिवाइड करेगा, फिर दूसरा अलग डिवाइड करेगा, फिर नए संतति का निर्माण करेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, इसी तरीके से यहाँ पर एकल जनक का निर्माण होता है। परंतु सेक्सुअल के अंदर दोनों जनक होते हैं, नर तथा मादा, मेल तथा फीमेल। वो अपने गैमेट्स बनाते हैं, वो युग्मक बनाते हैं, परिणाम स्वरूप उनके युग्मक एक दूसरे के साथ में निषेचित होते हैं और युग्मनज का निर्माण होता है। वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो देखिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, एनसीईआरटी ने लिखा है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, उत्पत्ति किससे हो रही है, एकल जनक द्वारा। युग्मक की यानी कि गैमेट के निर्माण की भागीदारी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसकी अनुपस्थिति में हो तो वह जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। आगे देखिए, जब दो जनक विपरीत लिंग, मेल तथा फीमेल, विपरीत लिंग वाले जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा नर और मादा युग्मक यानी गैमेट में युग्मन होता है, तो यह क्रिया कहलाती है, यह क्रिया लैंगिक जनन कहलाती है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस आपको पता पड़ गया असेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच में, अलैंगिक तथा लैंगिक के बीच में। तो अलैंगिक जनन ऐसा जनन है जिसमें केवल एक जनक की भागीदारी होती है, यानी कि कैसा होता है, यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट होता है, एक सिंगल पेरेंट है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट हैं, द्विपैतृक कोशिकाएं हैं। कौन कौन, एक नर है और एक मादा कोशिका है। दोनों एक दूसरे के विपरीत लिंग है, अपोजिट सेक्सेस है दोनों, और दोनों क्या करते हैं, निषेचित होते हैं, उनके बीच में युग्मन होता है और युग्मन के बाद में जायगोट यानी कि युग्मक का निर्माण होता है। फिर यही युग्मक आगे जाके भ्रूण का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ पर एकल जनक है पर यहाँ पे दो जनक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम यूनिपेरेंटल भी बोल सकते हैं, यूनिपेरेंटल, और इसको बोल सकते हैं हम बाई पेरेंटल। क्लियर है इतना। चलिए अब हम अलैंगिक जनन की तरफ आ चुके हैं। अलैंगिक जनन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अलैंगिक जनन, इसके अंदर देखिए, इस विधि में एकल जीव जनन संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, यानी कि इसके पास में, इसकी एकल कोशिका के पास में इतनी काबिलियत होती है कि वो एक को ही बना लेता है, उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है। क्लियर है इतनी बात। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट लाइन, यानी कि इस अलैंगिक जनन के अंदर बच्चों केवल एक पैतृक कोशिका है, एक ही पेरेंट है। अब उसी पेरेंट से क्या होगा, उसी पेरेंट से नई संतति का निर्माण होगा। अब यानी कि अगर एक कोशिका, एक पैतृक कोशिका से नए उसके बच्चे का या संतति का जन्म होता है तो यहाँ पर वो कैसी होती है संतति, हूबहू अपने पेरेंट के समान ही होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो चेंज ही नहीं आएंगे,
क्यों नहीं आएंगे चेंज? क्योंकि यहाँ पर जैसी पैतृक कोशिका थी उस एक ही पैतृक कोशिका ने संतति का निर्माण किया है, तो यहाँ पर तो चेंजेस आएंगे ही नहीं। भाई एक बात बताओ मुझे कि कोई नया रिकॉम्बिनेशन कैसे मिलता है? जब आप किसी चीज को मिक्स कर दोगे, अगर जैसे कि मान लो आपने कोई कलर लिया है, राइट, आपने रेड कलर लिया है, जैसे कि आपने व्हाइट कलर लिया है प्योर, और एक आपने ब्लैक कलर लिया है। अब आप उन दोनों की मिक्सिंग करोगे तो मिक्सिंग के बाद में कैसा कलर मिलेगा आपको? ग्रे कलर, सलेटी कलर मिलेगा। यानी कि आपने जब दो अलग अलग चीजों को मिलाया तब जाके कुछ नया बना। बट यहाँ पर तो कुछ नया बनने का सवाल ही नहीं उठता। क्यों नहीं उठता? क्योंकि ये तो अलैंगिक जनन है, यहाँ पे तो दो पैतृक कोशिका ही नहीं है। अर्थात कैसी पैतृक कोशिका है? केवल एक पैतृक कोशिका है। और अगर एक पैतृक कोशिका होगी तो यहाँ पे कोई चेंजेस देखने को ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब नई चीज तो तब मिलती जब दो अलग अलग चीजें मिलती। जैसे कि अब अलैंगिक जनन मैंने आपको बताया, तो वहां पे नर तथा मादा युग्मक दोनों अलग अलग होंगे, बट यहाँ पे तो अलग अलग होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो एक पैतृक कोशिका है। एक पैतृक कोशिका के पास में ही इतनी काबिलियत है कि वो उतनी क्षमता है कि वो नई संतति को बना लेगी। तो यहाँ पे बच्चों ना कोई चेंजेस देखने को मिलेंगे, ना कोई विभिन्नताएं आएंगी, अर्थात जो संतति बन रही है वो हूबहू पूरी तरीके से अपने पैतृक से, अपने पेरेंट से समान होती है। और अलैंगिक जनन से बनी संतति को क्या बोला जाता है? क्लोन। अलैंगिक जनन से बनी संतति को क्या बोला जाता है? क्लोन बोला जाता है। तो क्लोन क्यों बोला जाता है? क्लोन क्योंकि कैसे होते हैं? पूरी तरीके से अपने पैतृक से समान होते हैं। आगे देखते हैं। तो समरूप भी है साथ में और एकदम समान भी है, यानी कि उनका रूप भी सेम होगा और पूरी तरीके से वो समान होते हैं। क्या यह संतति आनुवांशिक रूप से भी एक समान अथवा भिन्न होती है? आकारिकीय तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द की रचना की गई है। ये क्या हुआ? चलिए क्या बोला गया यहाँ पे? आकारिकीय रूप से तथा आनुवांशिक रूप से एक समान, यानी कि जो क्लोन बनेंगे, जो संतति कोशिका बनेगी, वो अपनी पैतृक कोशिका से आकारिकीय रूप से, शरीर रूप से और आनुवांशिक रूप से, यानी कि उनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो पूरी तरीके से कैसा होगा? वो पूरी तरीके से समान होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो मिक्सिंग हुई नहीं है, और अगर यहाँ पे मिक्सिंग नहीं होगी तो नई चीज कैसे बनेगी? नई चीज बन ही नहीं सकती है। ठीक है, तो क्लोन किसे कहेंगे आप? क्लोन किसे कहेंगे आप? आप कहेंगे आकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीवों को क्लोन कहा जाता है, जो कि किसका रिजल्ट है? जो कि रिजल्ट है किसका? अलैंगिक जनन का। आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे होंगे, यह है पेरेंट अमीबा। यह है पेरेंट अमीबा। इस पेरेंट अमीबा का ये वाला क्या है? ये बीच वाला है केंद्रक। ठीक है, अब आपको पता है बीच में तो बीच वाला सबसे पहले क्या डिवाइड होता है? केंद्रक ही डिवाइड होता है। तो धीरे धीरे तरीके से ये केंद्रक डिवाइड होना इसने शुरू मैं इसको हटा देती हूँ। धीरे धीरे तरीके से इस केंद्रक ने डिवाइड करना शुरू कर दिया, और शुरू करते करते देखो ये जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, ये डिवाइड होने लग गया है धीरे धीरे। अब न्यूक्लियस डिवाइड होते होते ये दोनों अलग अलग, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, उसके बाद में ये जो इनके बीच का जो साइटोप्लाज्म है यानी कि कोशिका द्रव्य है, ये भी डिवाइड होने लग गया। क्योंकि एक चीज डिवाइड कब होगी? जब उसका न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा और साथ में उसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा, तभी तो पैतृक कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित होगी। तो इस अमीबा ने क्या किया? इस अमीबा ने सबसे पहले न्यूक्लियस को डिवाइड किया, और न्यूक्लियस को डिवाइड करने के बाद में इनका साइटोप्लाज्म भी यानी कि कोशिका द्रव्य भी डिवाइड हो गया। परिणाम स्वरूप इसने दो संतति, ये देखिए दो संतति कोशिका का निर्माण कर लिया। तो यहाँ पर पहले एक पेरेंट अमीबा था, इस पेरेंट अमीबा से ये दो बन गए। अब
ये संतति कोशिका बन गई। अब ये क्या होगी, ये भी जब मैच्योर हो जाएगी तो ये भी क्या करेगी, ये वही जो इसने सिंगल अमीबा ने, पेरेंट अमीबा ने जो प्रोसेस की थी, ये भी 2 बना लेगी, ये भी 2 बना लेगी और ये भी 2 बना लेगी, दोनों 2-2 बना लेंगे। फिर उसके बाद में वो डिवाइड करेंगे तो वो भी 2-2 बना लेंगे। तो इसलिए हमने क्या कहा है कि जो एक कोशिकीय जीव हैं वो कैसे होते हैं, अमर होते हैं, क्योंकि उनकी तो मृत्यु हो ही नहीं रही है, क्योंकि एक डिवाइड करता है 2 बना रहा है, 2 डिवाइड करेंगे 4 बनाएंगे, विभाजन चलता जा रहा है। तो यहाँ पर एक तो खत्म ही नहीं हुआ और एक खत्म नहीं हुआ, तो हम कैसे कहोगे कि उनकी मृत्यु हो गई। आगे देखिए, एक एग्जाम्पल और दे रखा है यहाँ पर ईस्ट में मुकुलन का। ये जो बी जो है ये तो है अमीबा में द्विखंडन, और ये एक एग्जाम्पल किसका दे रखा है, ईस्ट में मुकुलन। मुकुलन का मीनिंग क्या होता है, जो पेरेंट सेल होती है, जो पैतृक कोशिका होती है, उस पैतृक कोशिका में एक छोटी सी कलिका का निर्माण होने लगता है। धीरे धीरे तरीके से वो कलिका उत्पन्न होती बड़ी होती जाती है और अपनी पैतृक कोशिका से फिर अलग हो जाती है। यही कहलाती है बडिंग, यानी कि कलिका। क्या होता है, पैतृक कोशिका में पेरेंट सेल में छोटी सी बड या कलिका निकलती है, जो कि आपको डायग्राम में नजर आ रही है। ये कलिका क्या करती है, धीरे धीरे तरीके से डिवाइड नहीं, डेवलप करती रहती है। अब ये जब तक अपना डेवलपमेंट करती रहती है, जब तक ये अपने पेरेंट से जुड़ी रहती है। जब ये पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है तो ये अपने पेरेंट्स से अलग हो जाती है और अपना स्वतंत्र जीवन यापन करने लगती है। अब आपसे बहुत सी बार पूछा जाता है कि ईस्ट में जो बडिंग हो रही है, जो मुकुलन हो रहा है, वो एक्सोजीनस है कि एंडोजीनस। एक्सोजीनस का मतलब होता है बच्चों बॉडी के बाहर, और एंडोजीनस का मतलब होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये जो बॉडी की क्या हो रही है, यहाँ पर बाहर हो रही है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, एक्सोजीनस बडिंग का। किसका एग्जाम्पल है, एक्सोजीनस बडिंग का। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, एक्सोजीनस बडिंग, राइट। जीवों के विभिन्न वर्गों के मध्य पाए जाने वाले अलैंगिक जनन के ये एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको। एकल जीव, पादप जीव, अपेक्षाकृत साधारण जीव आदि में पाया जाता है। प्रजीव तथा एक केंद्रकीय जीव प्रोटेस्टा तथा मोनेरा में जनक कोशिका 2 में विभाजित होती है और नए जीवों को जन्म देती है। अतः 1.2 जो आपको डायग्राम दिया हुआ ये इन्हीं का ही है। प्रोटेस्टा में प्रोटोजोआ वगैरह आते हैं। अतः इन जीवों में समसूत्री कोशिका विभाजन, इंपॉर्टेंट लाइन है, समसूत्री कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन की क्रिया विधि है। क्या बोला जा रहा है बच्चों, देखो समसूत्री कोशिका विभाजन, जब आप कोशिका विभाजन चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें आप 2 प्रकार की कोशिका विभाजन पढ़ते हैं। कौन कौन से, देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। माइटोसिस को हिंदी में बोला जाता है समसूत्री और मियोसिस को बोला जाता है अर्धसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन का मीनिंग होता है कि जो एक कोशिका होती है ये 2 कोशिका में बट जाती है। और इस मियोसिस में क्या होता है, एक कोशिका 4 कोशिकाओं में विभाजित होती है, ये होता है मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। तो माइटोसिस क्या बोला जा रहा है, एनसीईआरटी ने क्या बोल रखा है कि ये जो इन जीवों में जो विभाजन हो रहा है उसमें भी क्या हो रहा है, ये जो समसूत्री कोशिका विभाजन है वो क्या है, एक प्रकार का जनन ही है, क्योंकि माइटोसिस में कोशिका डिवाइड करती है। और रिप्रोडक्शन में भी हम क्या बोल रहे हैं, रिप्रोडक्शन में भी हमारा कहना यही है कि एक सेल 2 सेल्स बना रही है, 2 कोशिकाओं का निर्माण कर रही है, और वह नई कोशिकाएं को क्या बोल रहे हैं हम, नई संतति कोशिका कह रहे हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी ने कहा है कि जो समसूत्री कोशिका विभाजन है वो एक प्रकार से जनन की ही क्रियाविधि है। क्लियर इतनी बात। बहुत से एकल कोशिका जीव
द्विखंडन से उत्पन्न होते हैं, जिनमें एक कोशिका 2 भागों में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रता पूर्वक वृद्धि करता है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम का जो अभी बताया मैंने, ईस्ट में यह विभाजन एक समान नहीं होता और छोटी कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है। यानी कि इस ईस्ट के अंदर कैसा होता है, असमान विभाजन। कैसा होता है इनके अंदर, असमान विभाजन। ठीक है, एक समान नहीं होता, छोटी कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो प्रारंभ में तो जनक कोशिका से जुड़ी रहती है और बाद में अलग होकर नए ईस्ट जीव में परिपक्व हो जाती है। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, जुड़ी हुई है पहले, फिर बाद में अलग होकर नए ईस्ट जीव में वो परिपक्व हो जाती है। तो यही बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो जनक कोशिका है, वो जनक कोशिका से संतति कोशिका जो बनेगी वो पहले तो अटैच रहेगी और उसके बाद में फिर वो अलग हो जाएगी। अब मैं डायग्राम आपको समझा देती हूँ। ये वाले देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, अलैंगिक प्रजनन संरचना। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रैंडमली बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए अलैंगिक जनन संरचना दे रखी है, ये क्लेमाइडोमोनास है। तो क्लेमाइडोमोनास में कौन सी होती है, चले बीजाणु। अगर आपसे पूछा जाए कि क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक संरचना कौन सी होती है, तो आप क्या बताएंगे, चले बीजाणु, यानी कि ज़ूस्पोर्स। किसमें किसमें, क्लेमाइडोमोनास में। नेक्स्ट है पेनिसिलियम में कौन सी होती है, पेनिसिलियम के अंदर होती है कोनिडिया। और थर्ड है हाइड्रा, तो हाइड्रा में बता रखा है कलिका। लास्ट स्पंज में क्या होते हैं, स्पंज में होते हैं जेम्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से बताए, क्लेमाइडोमोनास में ज़ूस्पोर यानी कि चल बीजाणु, हाइड्रा के अंदर कलिका यानी कि बर्ड, स्पंज के अंदर जेम्यूल, और एक कौन सा रह गया, पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम में कौन सा होती है, कौन सी होती है, कोनिडिया। तो इनकी अलैंगिक संरचनाएं हैं जिनका निर्माण करते हैं। फाइन, तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है। आपसे मैच द फॉलोइंग में भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे देखते हैं, ये डायग्राम है, देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये डायग्राम सारे दिए हुए हैं। हाइड्रा का दिया हुआ है, ये इसका मुख है और एक कलिका छोटी सी निकली हुई है। एक क्लेमाइडोमोनास है, ये पेनिसिलियम है जिसने कि देखो कोनिडिया बने हुए हैं, और ये क्या है, स्पंज। स्पंज क्या करते हैं, ये जेम्यूल फॉर्मेशन है। किसका निर्माण करते हैं, जेम्यूल। छोटी छोटी सी बॉडीज बनती है और एक जब फेवरेबल टाइम होता है इनका, अनुकूल टाइम, जब ये नई संतति कोशिकाओं का निर्माण कर लेती हैं। आगे देखिए, विषम परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों का मतलब क्या है, जब अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती। विषम परिस्थितियों में अमीबा अपने पादाप संकुचित कर लेता है। पादाप का मीनिंग क्या है, सूडोपोडिया। अपने सूडोपोडिया संकुचित कर लेता है तथा अपने परिक्षेत्र में त्रिस्तरीय कठोर आवरण, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, त्रिस्तरीय। आपसे पूछा जाता है स्टेटमेंट टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं नीट में, उसमें त्रिस्तरीय की जगह क्या दे दिया, अगर द्विस्तरीय, तो आपका पूरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो ये जो अमीबा क्या करता है, अपनी विषम परिस्थितियों में, अब इसके जो सूडोपोडिया होते हैं, जो पादाप होते हैं, उनको संकुचित कर लेता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और एक त्रिस्तरीय आवरण बनाता है। त्रिस्तरीय यानी कि 3 लेयर्स का, 3 परतों का कठोर आवरण बनाता है, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे सिस्ट या पुटी कहते हैं। क्या बोलते हैं जिसे, सिस्ट या पुटी जिसको कहा जाता है। किसको बोला जाता है, देखिए कैसी आ चुकी है, विषम परिस्थितियां आ चुकी है। अमीबा ने क्या किया, अपने सूडोपोडिया को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, संकुचित कर लिया और एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण बना लिया, जिसको क्या बोला, जिसको कि पुटी या सिस्ट
कहा गया। इस परिघटना को पुटी भवन इंसिस्टेशन, इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो इस परिघटना को क्या बोला जाता है? इस परिघटना को पुटी भवन या इंसिस्टेशन कहा जाता है। अब उसके बाद में अनुकूल परिस्थितियों में पुनरागमन पर पुटीकृत अमीबा बहुखंडन द्वारा विभाजित होता है। ये किसका एग्जाम्पल है? बहुखंडन का, यानी कि मल्टीपल फिजन। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये हम अलैंगिक जनन की विधियां पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? अलैंगिक जनन की विधियां, कि वो कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा अलैंगिक जनन संपन्न होता है। तो एक तो हमने पढ़ लिया था द्विखंडन, जिसमें कि अमीबा 1 से 2 बना रहा था। एक हमने पढ़ा था बडिंग, यानी कि मुकुलन। मुकुलन में क्या होती? छोटी सी बड बन रही थी, कलिका बन रही थी और नए उसका फॉर्मेशन हो रहा था, नए अमीबा का। बडिंग में हाइड्रा का, राइट, और ईस्ट में भी था। हाइड्रा में भी होता है, ईस्ट में भी होता है। एक हमने पढ़ा मल्टीपल फिजन, यानी कि बहुखंडन। इसमें क्या होगा? ये विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए होता है, यानी कि अमीबा ने द्विखंडन तो क्या किया? 1 से 2 बना लिया। अब बहुखंडन में क्या करेगा? वो विषम परिस्थितियां हैं, अपने आसपास में पुटी बनाएगा 3 लेयर की, और जब अनुकूल परिस्थितियां होगी तो वो पुटी फट जाएगी। परिणाम स्वरूप कई अनेक सूक्ष्म अमीबा अथवा बीजाणु अमीबा सूडोपोडियोस्पोर उत्पन्न हो जाते हैं। कई सारे अमीबा का निर्माण हो जाएगा। पुटी की भित्ति के फट जाने से ये बीजाणु परिक्षेत्र के माध्यम से विमोचित हो जाते हैं। इससे अनेक अमीबा विकसित होते हैं और इस अभिक्रिया को बीजाणु जनन यानी कि स्पोरुलेशन कहते हैं। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे अभी हम अलैंगिक जनन की ये सब विधियां हमने डिस्कस कर ली है। आगे देखिए, ये सब किसका दे रखा है? ये नेक्स्ट विधि है, इसके बारे में। उसके बाद में फिर आपका अलैंगिक जनन शुरू हो जाएगा। तो अभी तक हम आज यहाँ तक कंप्लीट करते हैं इसको। तो आपको जो जो चीजें मैंने बताई है इम्पोर्टेंट तरीके से, वो आपको कंप्लीट कर लेनी है। तो आज हमने क्या देखा है? आज हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधियां देखी है, जिसमें कि हमने एक बताया आपको बडिंग बताया है, और बाइनरी फिजन यानी कि द्विखंडन बताया है, मल्टीपल फिजन बहुखंडन बताया है, और हमने आपको क्या बताया है? बडिंग। ये सारी प्रोसेस हमने आपको बता दी है कि जनन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, दोनों में अंतर क्या है, जीवन अवधि क्या होती है, किसके अंदर कितनी लाइफ स्पान होता है उनके अंदर, और अलैंगिक जनन की विधियां हमने आपको इसके अंदर बताई है। तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बच्चों डिस्कस करेंगे अलैंगिक जनन की एक विधि और है, जिसको बोला जाता है कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो उसके बारे में हम, ये जो आपको दे रखा है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा यहीं तक कंप्लीट हुआ है। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है, बट हमारे लिए हर एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन हमारा गलत हुआ तो हमारी रैंक बहुत नीचे चली जाती है। इसीलिए इन सारी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक आप क्या करेंगे? जितना आपको पढ़ाया जा रहा है आप फटाफट से उसको रिवाइज करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग, बाय बाय।